Good morning, good afternoon, good evening for whenever you've tuned in to watch this lecture. Welcome to Apex Academics, and we are going to continue with our discussion on our subject of business and commercial knowledge. We are dealing with chapter number 4, Government Policies for Business Growth. This is the second part of our MCQ series discussion lecture. In the first part, we discussed the first 20 MCQs. And now we carry on from question number 21. Keep in mind that this series is meant for your quick revision of BCK. ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे ही होंगे, पर उसी के साथ साथ एक कॉमन सेंस, एक एग्जाम रेडीनेस, एक थॉट प्रोसेस आपकी बैठ जाएगी कि एमसीक्यू को भैया अप्रोच कैसे करना है। आपको वहां पे कौन बनेगा करोड़पति खेल के नहीं आना है, आपको बनना करोड़पति है, लेकिन हर आंसर को लॉजिकली कैसे आप चूज करेंगे इसके तरफ भी थोड़ा आप अटेंशन पे कीजिए हमारे सारे डिस्कशंस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप मॉरिस इज एन अमेरिकन सिगरेट मैन्युफैक्चरर. It is looking to invest and acquire 60% in the listed entity Indian Tobacco Corporation, better known as ITC, who is an Indian cigarette manufacturer. Which of the following alternatives would you find most accurate to state in a board meeting with ITC? Philip Morris will receive assistance from the Indian government to invest in ITC. Philip Morris cannot invest in ITC. Philip Morris can invest up to 50% of its already subscribed paid up share capital. मतलब जितना शेयर कैपिटल आईटीसी का ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है उसका 50% वो खरीद सकता है. और फिलिप मॉरिस कैन इन्वेस्ट इन आईटीसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये केस स्टडी आपको टेस्ट कर रही है एफडीआई के कॉन्सेप्ट पर कि क्या इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आईटीसी है, विच इज द टबैको सेक्टर, क्या उसमें एफडीआई अलाउड है? क्या उसमें इंडिया की बाहर की कोई एंटिटी, जैसे कि यहां पे फिलिप मॉरिस नाम की एक अमेरिकन सिगरेट मैन्युफैक्चरर है, क्या वो इंडिया में एफडीआई के तौर पर आईटीसी में स्टेक खरीद सकती है? ये सवाल है. तो इसका आंसर जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए लॉ, और लॉ ये क्लियरली कहता है कि टबैको रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें बिल्कुल भी एफडीआई अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से फिलिप मॉरिस आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. एफडीआई इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अंडर बोथ द गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मौत का सामान. मौत का सामान मतलब क्या? सिगार्स, चिरूट्स, सिगारिलोस, सिगरेट्स, टबैको एंड टबैको सब्सटीट्यूट्स, जो सारी चीजों से हम पहुंचते सीधा ऊपर वाले के पास, इस सामान के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है. फिलिप मॉरिस हेंस आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. ऑप्शंस ए, सी और डी सारे इनकरेक्ट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. एक मार्क आपकी जेब में आ गया. क्वेश्चन नंबर 22. रोजेनरगोएटम is a Russian company that operates all of Russia's nuclear power plants. It's a real company. आप उसको गूगल पे डाल के देख सकते हो. It approaches Reliance India Limited (RIL) to start its own nuclear and atomic energy plant that will produce electricity in the Indian market, and it will then compete with Adani. It will compete with Tata Power, and it will basically make a space for itself in the Indian energy producing sector per se. आप है मिस्टर मुकेश अंबानी के एडवाइजर, कॉन्ग्रेचुलेशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड टू हिम विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रपोजल दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम रोजेनरगोएटम? द प्रपोजल फ्रॉम रोजेनरगोएटम शुड बी एक्सेप्टेड एंड आरआईएल एंड रोजेनरगोएटम विल बी मार्केट लीडर्स इन लेस देन 5 years. हाथ मिला लीजिए, 5 साल में मार्केट आपका. Rosenor-Goetham can invest 55% of the paid up share capital via automatic route in any entity that they want to start in collaboration with RIL. कहने का मतलब यह है कि ये रशियन कंपनी आराम से 55% इन्वेस्ट कर सकती है, एफडीआई कर सकती है इस पर्टिकुलर सेक्टर में. सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी.
सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी, और एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये जो रशियन कंपनी है वो इंडिया में एफडीआई कर सकती है। ये ऑप्शन नंबर बी का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी, Rosener-Goatom will receive government incentive and grants if it invests in the Indian atomic sector with RIL। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट खुद इस कंपनी को प्रोत्साहन देगा कि भैया प्लीज इंडिया में आइए और हमारे न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। और चौथा, Rosener-Goatom will be prohibited from investing in this sector। इसमें टेस्ट हो रही है आपकी नॉलेज की, आपको पता है कि नहीं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में एफडीआई अलाउड है या नहीं है। तो आपको यह पता होगा कि न्यूक्लियर सेक्टर में, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के अंदर एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनी आरआईएल के साथ ना कोई जॉइंट वेंचर कर सकती है, ना वो आरआईएल के साथ या वो अकेले मिलकर के कोई इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी बना सकती है, ना वो आरआईएल का मेजॉरिटी स्टेक खरीद करके आरआईएल को एनर्जी जनरेशन की तरफ थोप सकती है। बेसिकली अगर आरआईएल को न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन करना है तो वो उसे इंडिविजुअली करना पड़ेगा, वो किसी भी एफडीआई का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई जो है वो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। हमने चुन चुन के हर कॉमा फुल स्टॉप को पकड़ के आपके लिए सवाल बनाए हैं। ये उनमें से एक सवाल है कि इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बिजनेस ग्रोथ ऑकर्स विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द बिलो। पहले क्वेश्चन को समझिए। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाना चाहती है और इस पॉलिसी के बीच में, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाहती है वो पॉलिसी और बिजनेस ग्रोथ के बीच कोई भी किस्म का अगर इंटरफेस, इंटरैक्शन, कोई भी ताल्लुकात होगा, तो इन चार ऑप्शंस में से किसके माध्यम से वो ताल्लुकात होगा, किसके मीडियम से गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरैक्ट्स विद बिजनेस ग्रोथ। द फर्स्ट मीडियम इज पॉलिसी चेंजेस, द सेकेंड मीडियम इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, द थर्ड मीडियम इज द यूनियन बजट एंड द फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं, जब भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी लानी होती है, वो पॉलिसी लाने में गवर्नमेंट के पास काफी सारे टूल्स, मतलब काफी सारे साधन होते हैं। इन काफी सारे साधनों में से दो साधन है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब अगर सरकार को कोई पॉलिसी अनाउंस करनी है तो उस पॉलिसी के लिए वो एक कायदा ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट में अगर सरकार चाहती है कि कुछ कंपनियों को कम कंप्लायंस लगे तो वो स्पेसिफिक सेक्शंस अनाउंस करके स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कंपनी, जैसे कि स्मॉल कंपनी, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, इनको कुछ कंप्लायंस करने से छुट्टी दे सकती है। नेक्स्ट है यूनियन बजट। यूनियन बजट भी एक किस्म का साधन है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अनाउंस करने के लिए। कौन सी पॉलिसी? टैक्सेशन की पॉलिसी, टैक्स रेट्स, किस सेक्टर को कितना टैक्स हॉलिडे मिलेगा, किस सेक्टर पे कितना जीएसटी लागू होगा, किस सेक्टर में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी, किस सेक्टर को कितना सब्सिडी देगी। ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू यूनियन बजट में अनाउंस कर सकती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और यूनियन बजट ये पॉलिसी चेंजेस लाने के साधन हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लाना चाहती है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ के साथ वो पॉलिसी इंटरैक्ट करे, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस को ही यूज करेगी। द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बिजनेस ग्रोथ अकर्स मोर इंपॉर्टेंटली विद रेफरेंस टू पॉलिसी चेंजेस। Changes in policy are best suited to ensure that the business in any country grows। देखिए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियां लाती है जिसकी वजह से व्यापार कहीं ना कहीं बढ़े, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिले, जिसकी वजह से लोगों के सेविंग्स हो, वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में क्रिएट किए जाए और इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं जाकर के कैपिटल बने और कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी की एक हाथ तरक्की हो।
अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस किस्म की पॉलिसियां लाए, तो वो पॉलिसियां लाने में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब कायदे, बजट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स हॉलिडे फॉर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स फॉर एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज, फिर ये पॉलिसी वो बाय द मीडियम ऑफ यूनियन बजट लाएगी। मतलब हीरो मोटोकोर, बजाज, टीवीएस, ये इंडियन कंपनीज है जो टू व्हीलर्स बनाते हैं। अगर ये टू व्हीलर्स बाहर एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो इन कंपनीज को कम टैक्स लगे, जिसकी वजह से हमें और फॉरेन एक्सचेंज मिले। तो ये जो पॉलिसी चेंज है वो सरकार लाएगी बजट के थ्रू। तो अगर पॉलिसी को बिजनेस के साथ इंटरफेस करना हो तो पॉलिसी चेंजेस वो ब्रिज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस ग्रोथ में एक कहीं ना कहीं एक ब्रिज, एक एग्रीमेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the government look for sustainable FDI in investment over sustainable FDI investment over FII investment? What is the meaning of this question? The meaning of this question is गवर्नमेंट FDI को FII के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देना चाहती है? FDI में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से गवर्नमेंट FDI को फेवर करती है? तो देखिए ऑप्शंस। FDIs are better regulated than FIIs owing to restrictions that have been placed upon FDI under various regulatory mechanisms. कहने का मतलब ये है कि FDI के ऊपर restrictions है। अगर किसी सेक्टर में FDI करना हो तो या तो आपको गवर्नमेंट रूट या तो ऑटोमेटिक रूट या FIFP के तहत जाना होगा, और अगर वो सेक्टर बिल्कुल ही लॉक्ड अवे है जैसे एटॉमिक एनर्जी, जैसे कि टबैको, तो आप उसमें जा नहीं सकते। FIIs stay invested till the market reaches its peak and then they exit when the market starts declining. ये होता है FII का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। FII होते भैया मतलब ही है, वो आते आपके देश में तब है जब आपकी मार्केट होती है बुलिश। बुलिश मतलब ऊपर की तरफ चढ़ती हुई। ये होते हैं चढ़ते हुए सितारों के दोस्त। ये आएंगे आपकी मार्केट में तभी जब आपकी मार्केट में पैसा कमाने का चांस हो, और जैसे मार्केट नीचे उतरी वैसे ही ये लोग आपके गाड़ी से उतर जाते हैं और ये अपने सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और किसी दूसरे देश का सहारा लेते हैं, दूसरे एक इकोनॉमी के मार्केट का सहारा लेते हैं जो उस वक्त के लिए ग्रोइंग होती हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिस्करेज्ड फील करती है कि FII का कोई मतलब ईमान धर्म नहीं होता, वो केवल आते हैं, पैसे कमाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन FDI वैसा नहीं होता। FDI का पैसा एक बार लग गया एक सेक्टर में तो उन्हें या तो JV करनी पड़ेगी मतलब जॉइंट वेंचर, या तो उन्हें एक सब्सिडरी कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर कठिन परिस्थितियां निर्माण हो तो FDI अपने आप को पुल आउट नहीं कर सकता। उससे उसको डील करना है और उस सेक्टर को टर्न अराउंड करना है। FDIs have a strong research team in comparison with FII, which help them to speculate about the country in which they want to invest in. Not necessarily. जनरली ऐसे माना जाता है कि FIIs की जो रिसर्च टीमें होती है वो FDI से ज्यादा बेहतरीन होती है, क्योंकि FII कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो दूसरे देशों के पेंशन फंड में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में, डेट सिक्योरिटीज में, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है। सिंस FIIs आर नॉट रजिस्टर्ड अब्रॉड, ये है सफेद झूठ, नीले इंक में लिखा गया सफेद झूठ है कि FIIs आर नॉट रजिस्टर्ड अब्रॉड। एवरी FII हैज टू बी रजिस्टर्ड इफ इट हैज टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। तो व्हाई डज गवर्नमेंट लुक फॉर सस्टेनेबल FDI ओवर FII? क्योंकि FII होते हैं भगोड़े, जब आता है वक्त भागने का ये भाई दुम दबा के भाग जाते हैं। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट वांट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट स्टेज विद द कंट्री, दैट कंटिन्यूज इवन इफ द गोइंग गेट्स टफ, and FIIs don't do that. That is why the government looks for a sustainable investment in FDI over FII. They prefer FDI over FII because of this reason. FIIs are large foreign groups with sustainable investable funds. FIIs are registered abroad with a view of investing in other countries to invest in their equity hedge, जैसा मैंने कहा पेंशन फंड फलाना ढिमका। FIIs की अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है। वो जब मार्केट चढ़ता हो, जैसा मैंने कहा बुलिश हो, तब घुसते, एक छोटे पीरियड के लिए रहते हैं, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और जब टफ टाइम आता है तभी हमें बाय बाय बोल के चले जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्रिफर करती है FDI। ये हो गई क्विक रिवीजन आपकी, FDI क्यों बेहतर है FII इस कॉन्सेप्ट पर।
ये है हमारे सीरीज का सबसे बेहतरीन सवाल, क्योंकि इस केस स्टडी में आपको अप्लाई करने हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के मीनिंग को। यशराज फिल्म्स YRF इज रिलीजिंग इट्स मूवी जब तक है जान, एंड अजय देवगन फिल्म्स ADF इज रिलीजिंग इट्स मूवी सन ऑफ सरदार। देखिए, ये सच बात है, ये हुआ था। दिस हैड एक्चुअली हैपेंड, एंड दिस फाइट बिटवीन जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार हैड एक्चुअली टेकन प्लेस। आप गूगल पे से ढूंढ सकते हो। YRF is a much bigger film producing company than Ajay Devgan Films, and it has a monopoly over most of the cinema screens in India, which results in Ajay Devgan Films not getting sufficient number of theaters to release the movie Son of Sardar। देखिए, आप पिक्चर बनाते हो तो पिक्चर बेची जाती है, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं थिएटर, सिनेमा स्क्रीन, जहां पे वो पिक्चर लगे, जहां पे लोग जाकर के वो पिक्चर देखे। अगर आपको थिएटर ही नहीं मिला आपकी पिक्चर रिलीज करने के लिए, तो आपकी पिक्चर बताइए पैसे कैसे कमाएगी? पिक्चर तो फ्लॉप हो जाएगी। So YRF is a much bigger film production company than ADF, and it has monopoly over most of the cinema screens in India, which results in Ajay Devgan not getting sufficient number of theaters to release his movie Son of Sardar. In this situation, Ajay Devgan has to either postpone the release of his film, मतलब बाद में जब तक है जान जब चल के जाएगी तब आप आपकी पिक्चर लगा लीजिए, मतलब तब तक अजय देवगन के पैसे तो फंस गए, उसका पैसा ब्लॉक हो गया। इधर पोस्टपोन द रिलीज ऑफ द फिल्म और सफर लॉसेस, क्योंकि उसको सिनेमा स्क्रीन ही नहीं मिलेंगे उसकी मूवी रिलीज करने के लिए। इसके साथ साथ यशराज ने क्या किया? यशराज जैक्ट अप द टिकट प्राइसेस, मतलब टिकट प्राइसेस उन्होंने ज्यादा हाई डिमांड की। जो नॉर्मल टिकट 250% का होता है, मतलब अ नॉर्मल टिकट विच प्राइसेस फ्रॉम अबाउट 250 रुपीज, नाउ दे आर चार्जिंग 400 रुपीज फॉर दैट टिकट इन ऑल द मल्टीप्लेक्सेस। मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या, पूरी तरीके से YRF इज डूइंग समथिंग दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। वो कस्टमर के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर से जानबूझ करके अपनी मोनोपोली के ताकत पर ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अंडर विच रेगुलेटरी अथॉरिटी विल दिस डिस्प्यूट between Yashraj and Ajay Devgan fall? Your options are Regulatory Policy and Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, Restrictive Policy and Competition Commission of India, Protective Policy and Development of MSMED Act, and none of the above. देखिए, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि whenever there is something done which is against the interest of the common consumer, restrictive policies introduce किए जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन कस्टमर के जो इंटरेस्ट होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाए। यहां पे कॉमन कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है कि वो पिक्चर देखे, उसे भी जब तक है जान देखनी है कॉमन कस्टमर को, क्यों नहीं, बढ़िया पिक्चर है, शाहरुख खान है उसमें, बिल्कुल देखें, लेकिन उनसे ज्यादा पैसे ऐंठना ये गलत है। दूसरी बात, अगर कोई अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को अब्यूज करे, अपनी ताकत का गैर जिम्मेदारी तरीके से गैर फायदा उठाए, तब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आप जाके आपकी कंप्लेन जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो अजय देवगन को अगर इससे लड़ना है तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी उसके काम आएगी वो होगी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, और उसको जाना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन इंडिया के पास। रेगुलेटरी पॉलिसी एंड MRTP एक्ट इज रॉन्ग। प्रोटेक्टिव पॉलिसी यहां पे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि किसी के इंटरेस्ट यहां पे प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, उल्टा हम कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू बी अ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। देखिए, इन द एक्सटेंट केस एट हैंड, YRF is clearly abusing its dominant position to monopolize the number of screens to ensure that only its movie is playing across the theaters and not the movie Son of Sardar. This will result in customers having no option but to watch जब तक है जान। कोई होगा बंदा, उसको नहीं देखनी भैया शाहरुख खान की पिक्चर, उसको देखनी अजय देवगन की पिक्चर है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जब तक है जान ही देखनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा। ये गलत है। You can't force consumers to consume your product. Here, YRF is using its dominant position to exploit customers by doing what? Forcing the product down their throat and taking more money for that. They are exploiting the customers and imposing higher prices. Therefore, this will fall under the restrictive policies that are referred to under the Competition Commission of India.
ये एक्चुअली हुआ था, लेकिन जब ये हुआ था तभी जो केस अजय देवगन ने लॉन्च की थी उसकी रूलिंग उसके अगेंस्ट गई थी, क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग आदित्य चोपड़ा ने ऐसा कुछ किया नहीं था, ही वॉज जस्ट डूइंग गुड बिजनेस। देखिए, इसमें हम किसी फिल्म स्टूडियो या किसी एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन वी जस्ट मेड अ गुड केस स्टडी आउट ऑफ दिस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर कस्टमर के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मारे जा रहे हो तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लाई जाएगी और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया जाएगा। When FDI approval cannot be sought under the automatic route, whom does the concerned, from whom does the company concerned seek the approval? मतलब ऑटोमेटिक रूल से तो रूट से तो एफडीआई आ नहीं सकता। इट इज क्लियर कि गवर्नमेंट रूट में अलाउड नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक रूट में जा रहे हो, ऑटोमेटिक रूट में भी पैसे फंस गए, तो आप कैसे पैसे अंदर ला सकते हो? ये एक लॉ का क्वेश्चन है और इसका आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के थ्रू आप आपके पैसे ला सकते हो, क्योंकि उसका काम ही है कि इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बोर्ड इज द रॉन्ग आंसर। Financial Markets Division under the Foreign Exchange Market Act is also the wrong answer, and Ministry of Foreign Trade is also the wrong answer. The right answer is the FIFP portal. FIFP portal आपकी हेल्प करता है कि अगर आप पे रिस्ट्रिक्शंस हो गवर्नमेंट रूट में, ऑटोमेटिक रूट में, तो आप FIFP की FIFP के मीडियम से, उसके रास्ते से आप जा करके आपकी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में ला सकते हो। क्वेश्चन 27, economic policies during the mid-50s restricted the entry of multinational corporations in India so that Indian firms would get an opportunity to grow. इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ने का मौका मिला। इसमें हुआ ये कि इंडियन इंडस्ट्री को अपने आप को ग्रो करने का मौका मिला। इसमें हुआ ये कि इंडियन कंज्यूमर्स को इंडियन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने का मौका मिला। इसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया इंडियन इंडस्ट्री को, ताकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तगड़ी बने अपने कंपनियों की ग्रोथ के ऑन द बैक ऑफ इट। अपने कंपनियों के ग्रोथ के बलबूते पे इंडियन इकोनॉमी खड़ी रहे, इस इंटेंशन के साथ ये प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, ना कि रेगुलेटरी पॉलिसी, ना कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, ना कि फैसिलिटेटिव पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी लाई जाती है नया कायदा लाने के लिए। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, जैसा हमने अभी अभी देखा, लाई जाती है जब कस्टमर के इंटरेस्ट्स को कोई डैमेज करे। प्रोटेक्टिव पॉलिसी लाई जाती है जिसकी वजह से बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको ग्रो करने का मौका मिले। फैसिलिटेटिव पॉलिसियां लाई जाती है ताकि एक स्पेसिफिक सेक्टर, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज ग्रो कर सके, अपने आप को आगे बढ़त दे सके, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, MSMED एक्ट जो है वो एक किस्म की फैसिलिटेटिव पॉलिसी है। तो देखिए, सारे डेफिनेशंस आपके लिए स्क्रीन पर है। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज आर दोज दैट एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेस सो दैट दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो। This is an example of a protective policy as it ensures that Indian businesses may sustain themselves and grow by protecting it from multinationals that could have easily captured the Indian market, thereby ensuring that domestic companies would never find an opportunity to sustain and grow. देखिए, अगर कोई बड़ी अमेरिकन कंपनी जैसे कि फोर्ड हो, जैसे कि बड़ी बाहर की मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि वेस्पा हो, अगर उन्हें इंडियन मार्केट में एंट्री मिल जाती उस समय, तो हमारे पास कभी मारुति सुजुकी आता ही नहीं, हमारे पास कभी टाटा मोटर्स खड़ा ही नहीं रह पाता, हमारे पास कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा खड़ा ही नहीं रह पाता, कभी TVS खड़ा ही नहीं रह पाता, कभी बजाज खड़ा ही नहीं रह पाता, कभी हीरो मोटोकॉर्प खड़ा ही नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, उन्हें मौका दिया कि वो अपने प्रोडक्ट्स बना सके, और जब हमारी इकोनॉमी को खोलना था तब बाहर से जो FDI आया उनको इन्हीं कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरी कंपनीज बनाने पर रूल लाया गया, जिसकी वजह से आज भी इंडियन बिजनेसेस जो है वो प्रोटेक्टेड है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एज आई सेड आर made to stop anything becoming detrimental. Regulatory aim to make sure laws and regulations are there, and facilitative are to make sure that particular activities, particular industries, particular class of companies are able to achieve their growth in a nice clean manner within the economy. Next, the current interest rate in the country of Osgiliath has increased to 12% from the previous rate of 7%. In the light of this scenario, which of the following options would you deem as the most appropriate while tendering your advice to the president of Osgiliath on the matters of investment? एक देश बना लिया हमने आपके समझने के लिए, ऑस्ट्रेलिया नाम का। इस देश का इंटरेस्ट रेट
पहले 7% था, अब जाके 12% बन गया है। इस सिनारियो के अंदर इन ऑप्शंस में से आप ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को क्या सलाह देंगे? सबसे पहले सलाह, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड? इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, investment will also increase. Therefore, the level of investment in Osgiliath will increase under a higher interest rate regime. ये absolutely गलत है। ये absolutely गलत इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है तो वो इस वजह से कि इंटरेस्ट रेट धीरे 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 नीचे गिरा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तभी आपको चाहिए होता है डेट, मतलब लोन का सपोर्ट। और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट होगा ज्यादा तो ऑब्वियसली लोग वो लोन लेने से डरेंगे। दे विल नॉट बी रेडी टू टेक लोन्स एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसकी वजह से क्या होगा? Whenever the rates of interest are high, automatically any place will not be able to generate its capital. Why? Because people are afraid to pay high interest. So since the interest rate is inversely related to investment rate is inversely related to interest rates, the level of investment in Osgiliath will fall with an increase in the rate of interest from 7 to 12%. इन्वेस्टमेंट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो वो गिरेगा जब आपका ब्याज दर जो है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। गलत भले हो, देख तो लेते क्या बोलता है। इन्वेस्टमेंट्स आर कनेक्टेड टू रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये झूठ है, ये सफेद झूठ है। इन्वेस्टमेंट इज कनेक्टेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज डिराइव्ड आफ्टर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने सारे आपके डेट के खर्चे दे दिए, आपने आपके टैक्स के खर्चे दे दिए, आपने आपसे सारे ऑपरेटिंग खर्चे दे दिए, तब जाकर के वो इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। प्लीज गलती ना करें। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इसका वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। इंटरेस्ट लेवल इज नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। This is absolutely rubbish. Investment level is completely connected to the rate of interest. जब भी आप देखें, आप चाहिए तो मार्केट को भी ऑब्जर्व करें, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम करती है ऑटोमेटिकली मार्केट जो है एक आधे पॉइंट से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज फिर लोन्स ले पाती है, वो लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर पाती है और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश करती है। So there is an inverse relationship between rate of interest and investment. If rate of interest is high, then the people will take less loans from the bank and they will have less money to invest. Whereas if the rate of interest is low, मतलब कम ब्याज दर हो, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक से लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। Hence option number B is the correct answer और बाकी सब है गलत। याद रखें, इंटरेस्ट ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे, इन्वेस्टमेंट ऊपर इंटरेस्ट नीचे, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। Question number 29. What are the 5 significant macro policy indicators that impact business conduciveness? पहले वाले पार्ट ऑफ MCQs में मैक्रो पॉलिसी पे काफी सारे सवाल आए थे, हमने वो डिस्कस किए थे। कौन से होते हैं वो 5 मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स? जीडीपी, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई रिपीट, कौन से होते हैं वो 5 मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स? ऑप्शन आने के पहले आपको आंसर दे रहा हूं ताकि इजी पड़ जाए, रिवीजन हो जाए। कौन है वो 5 माइक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स? सबसे पहले जीडीपी, फिर इंटरेस्ट रेट, फिर टैक्स रेट, फिर इन्फ्लेशन और ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट। किसी भी ऑर्डर में आ सकता है भैया, एंड में तो वो एमसीक्यू है, लेकिन यही 5 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। जीडीपी पॉवर्टी लेवल मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी जिनी कोएफिशिएंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट इज द राइट आंसर। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स, लिटरेसी रेट गलत है। लिटरेसी रेट, पॉवर्टी लेवल्स और जीनी कोएफिशिएंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स नहीं है। जीडीपी हायर द बेटर, इन्फ्लेशन मॉडरेट द बेटर, टैक्स रेट लोअर द बेटर, इंटरेस्ट रेट लोअर द बेटर एंड एक्सचेंज रेट मॉडरेट द बेटर।
ये इक्वेशन हम हमारे पहले लेक्चर में सीख चुके थे। अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो प्लीज पॉज कीजिए, एपेक्स एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और पहला लेक्चर देखिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे मान लीजिए 5 एमसीक्यू आने हैं तो उनमें से एक ये एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस है भैया। तो क्या याद रखना है? जीडीपी हायर द बेटर, इन्फ्लेशन मॉडरेट द बेटर, टैक्स रेट लोअर द बेटर, इंटरेस्ट रेट लोअर द बेटर, एक्सचेंज रेट मॉडरेट द बेटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिल्टर कॉफी प्राइवेट लिमिटेड, चलो कॉफी की बात हो रही है तो मैं भी कब से रुका था, आई वांटेड टू टेक अ सिप ऑफ माय कॉफी। सो फिल्टर कॉफी प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कॉफी प्लांटेशन कंपनी। पीजिए कभी फिल्टर कॉफी, बेहद बढ़िया होती है। इट हैज बीन अप्रोच्ड बाय डेविड कॉफी यूएसए, अमेरिका की कोई कंपनी होगी डेविड कॉफी नाम की, उन्होंने इंडियन कंपनी फिल्टर कॉफी को अप्रोच किया हुआ है। डेविड चाहता है कि वो फिल्टर कॉफी के अंडर 51%, मतलब फिल्टर कॉफी को बेसिकली वो अपनी इंडियन सब्सिडरी बनाना चाहता है, so that it can start a coffee plantation via an Indian company in the Asia Pacific region. In your opinion, as an expert on the matter of FDI, which of the following is most accurate? आप एक्सपर्ट ऑन द मैटर ऑफ एफडीआई है, मैं आपको बोल रहा हूं आप हो, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और आपको पता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में एफडीआई गवर्नमेंट रूट या ऑटोमेटिक रूट से अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के तहत है जिसमें वो अलाउड है। आपको यह आना चाहिए कि उन एक्सेप्शनल केसेस में कॉफी है कि नहीं। योर ऑप्शंस आर FDI is prohibited by government sector, FDI is allowed by automatic sector, FDI is prohibited under both government and automatic, FDI is allowed only under government route. Your answer is FDI is prohibited under both government and automatic route, क्योंकि एग्रीकल्चर में FDI अलाउड नहीं है लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है, और एक्सेप्शनल केसेस आपके स्क्रीन पे है फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स एंड टी प्लांटेशन। एक बार फिर से दोहराइए कि FDI इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन इज नॉट अलाउड, इट इज अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। What are the exceptional cases? Floriculture, horticulture, development of seeds, animal husbandry, pisciculture, cultivation of vegetables and mushrooms, tea plantation। और इन ये जो 7 अपने आइटम्स अभी लिस्ट किए, इन 7 आइटम्स के अंडर FDI अलाउड है लेकिन इसमें कॉफी नहीं है, जिसकी वजह से you cannot buy a 51% stake in Filter Coffee Private Limited. So sorry, David of Coffee USA. Bye bye. Go back to America. Coffee plantation is not covered in the above list of exceptions, meaning FDI for coffee and mango plantation is expressly disallowed in India via both the government as well as the automatic route. गलतियां, हल्की टाइपिंग मिस्टेक हो गया पीपीटी बनाने वाले से, कोई बात नहीं। कॉफी प्लांटेशन कवर्ड नहीं है, याद रखिए। और इसमें इस गलती में, इस छोटे से टाइपिंग मिस्टेक में आप आपका एक और रिवीजन कर लीजिए कि मैंगोज में भी वो अलाउड नहीं है। तो अगर ये सवाल आपको मैंगोज के लिए आ गया तो आपका आंसर भी नहीं होगा। और स्पेशली मैंगो को कवर करने के लिए ये एक क्वेश्चन हमने हापुस प्राइवेट लिमिटेड के बेसिस पे आपको पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरेस्ट रेट्स आर डैश रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। लो बात, अभी इतना हथौड़ा मार मार के मैंने सिखाया कि इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली रिलेटेड, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। दे आर नॉट रिलेटेड मतलब तौबा तौबा, दैट इज रॉन्ग। दे कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इज ऑल्सो तौबा तौबा, इट इज रॉन्ग। They are inversely related. There is an inverse relationship between interest and investment. Why? Because if the rate of interest is high, level of investment is low. When the level of investment is high, rate of interest automatically has to come down. This is a basic economic concept. Question number 32. You are a CFO of a company in a sector that does not require approval from the government or the RBI for FDI. How is FDI identified in your concerned sector? Is it green channel? Is it priority? Is it non-commercial? Or is it automatic? अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। There are 2 routes of FDI. एक तो गवर्नमेंट, दूसरा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में अलाउड नहीं किया तो FIFP अप्रूवल लेना पड़ेगा।
फिर से दोहराता हूं, एफडीआई करने के दो तरीके, गवर्नमेंट या ऑटोमेटिक। गवर्नमेंट नहीं तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं तो गवर्नमेंट। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर आप जाओगे एफआईएफपी की तरफ, इसलिए आपका आंसर है ऑटोमेटिक। और ये सारा ग्रीन चैनल, फीन चैनल, प्रायोरिटी, फायोरिटी, कमर्शियल, सब 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 भंगार है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। दो मीडियम्स, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से नहीं हुआ तो कहाँ जाओगे, एफआईएफपी से अप्रूवल लोगे, ये आपके कान में बजता है। क्वेश्चन 33, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। FDI is uniformly allowed across all the sectors. It is not uniformly allowed across all the sectors. हर सेक्टर की अपनी अपनी कैप होती है, किसी में 20% अलाउड है, किसी में 24, किसी में 49, किसी में 100%। तो FDI कभी भी यूनिफॉर्मली अलाउड नहीं होता। इंडिया इज अ वाइडली सॉट आफ्टर FDI डेस्टिनेशन, बिल्कुल इंडिया इज अ वाइडली सॉट आफ्टर FDI डेस्टिनेशन। जरा थोड़ा वक्त निकाल करके आपके आजू बाजू में देखिए कितने फॉरेन कंपनीज आपके अराउंड काम कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम आर फॉरेन, दे आर ऑल FDIs इन इंडिया। भले वो डेल हो, भले वो HP हो, भले वो एप्पल हो, भले वो OnePlus हो, भले वो मर्सिडीज हो, भले वो BMW हो, भले वो टोयोटा हो, कुछ भी हो, दे आर ऑल FDIs इन दिस particular country. Governments generally prefer FDI over FII 100%. That's the truth, because FIIs will exit the market when the market starts getting bearish. That is when the market starts falling. FIIs will run away. FDIs will stay. So government prefers FDI. Where there is no approval under the automatic route, the company concerned will seek permission from FIFP. अब भी मैंने बताया ये प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कि गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक में अगर दरवाजा बंद कर लो है, अगर दरवाजा बंद है ऑटोमेटिक का, तो आप किसके दरवाजे पे दस्तक देंगे, FIFP के दरवाजे पे दस्तक देंगे। सो विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, FDI is uniformly allowed across all the sectors is a false statement. Each sector has a percentage that is allowed by the government. Not all sectors are uniform. Each sector has its own defining characteristic and risk. हर सेक्टर का रिस्क अपना अलग होगा, IT का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग, एग्रीकल्चर का अलग, हर एक का अपना अपना अलग होता है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर B, C and D आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग। ऑप्शन नंबर A इज रॉन्ग। क्वेश्चन 34, व्हाट आर द टू रूट्स ऑफ FDI? चलो यार पकाओ मत, देयर आर ओनली टू रूट्स ऑफ FDI, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट। इसके अलावा बाकी सब है झूठ, उसको मारो गोली। ऑप्शन नंबर C, एक मार्क को डालो अपनी जेब में। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द एब्रिविएशन BRICS, ब्रिक्स? What does it stand for? उसमें S क्या है? साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले वो हुआ करता था BRIC, ब्रिक। इसका नाम दिया गया था गोल्डमैन सैक्स नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ये टर्म जो है वो कॉइन की थी। ये वो देश है जो दुनिया में इकोनॉमिक तरीके से इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इनमें हाई GDP है, इनमें हाई कंजम्पशन है। तो ये दुनिया के वो देश है जो आने वाले सालों में इकोनॉमिक स्फीयर में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन कमांड कर सकते हैं। साउथ कोरिया इज रॉन्ग, साउथ अफ्रीका इज राइट, सऊदी अरब इज रॉन्ग, सिंगापुर इज रॉन्ग। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। एंड हियर अगेन वी हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज ignore the mistake in animation. The answer is South Africa. BRICS is an acronym for leading emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. The first four were initially grouped as BRICS. फिर गोल्डमैन सैच के इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ये टर्म कॉइन कर ली साउथ अफ्रीका नाम की। प्लीज इस स्लाइट एनिमेशन मिस्टेक को माफ कीजिए। आंसर इज साउथ अफ्रीका। प्लीज इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। Morris Garages India came to India via the FDI route. Morris Garages India Limited came to India via the FDI route. Which one of the following routes do you think the company followed? देखिए, अपने माइंड को यूज कीजिए। मॉरिस गराजेस नाम की एक फॉरेन कंपनी है, उसने एक इंडियन कंपनी डाली है मॉरिस गराजेस इंडिया लिमिटेड नाम की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉरिस गराजेस ने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में खोल दी है। डाइवेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इज रॉन्ग, जॉइंट वेंचर इज रॉन्ग। जॉइंट वेंचर होता तो मॉरिस गराजेस का किसी तो दूसरे इंडियन कंपनी के साथ में एक मिलाप होता,
जैसे टोयोटा और किर्लोस्कर का है, जैसे हीरो और होंडा का था। यहाँ पे कुछ नहीं है, उन्होंने 100% सब्सिडरी अपनी बना ली है इन द फॉर्म ऑफ मॉरिस गराजेस इंडिया लिमिटेड। दे हैव नॉट रिप्लेस द गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस एट ऑल। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई बिजनेस नहीं है। मॉरिस गराजेस इज एमजी, वो अपनी गाड़ियां बनाते हैं। एमजी हेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। बेहतरीन एसयूवी है, बढ़िया गाड़ी है। तो उन्होंने कैसे इंडिया में एंट्री करी? मॉरिस गराजेस इंडिया लिमिटेड बना के, तो वो है एक सब्सिडरी। दे हैव डन सो बाय क्रिएटिंग 100% सब्सिडरी। Morris Garages has set up an Indian entity in the form of Morris Garages India Limited, and hence it has created a 100% subsidiary. The other options are not relevant, as a 100% subsidiary has not been created. As a 100% subsidiary has been created. ये तीनों गलत options है, subsidiary बनाई गई है। 37. As the principal budgetary advisor to the finance minister, you propose that the tax rate should be slashed, that is reduced. आपने निर्मला सीतारमन जी को कहा कि मैडम प्लीज टैक्स रेट को कम कीजिए। इस स्टेटमेंट की मेरिट क्या होगी, मतलब इसका फायदा क्या होगा? अ रिडक्शन इन टैक्स रेट विल स्टिम्युलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। अ रिडक्शन इन टैक्स रेट्स विल स्टिम्युलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लोकल इन्वेस्टर्स। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, जिस भी देश में टैक्स रेट कम होता है उसमें प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स कम है तो ज्यादा प्रॉफिट कंपनी एंजॉय करेगी, ज्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देगी, ज्यादा प्रॉफिट्स अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके ग्रो करेगी। या वो लोकल डोमेस्टिक कंपनी हो या वो एक्सटर्नल फॉरेन कंपनी हो, दोनों को इसका फायदा होगा। हेंस ए एंड बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Therefore, reduction in tax rate will not just benefit a foreign entity, it will also benefit a local Indian company as well. Question 38. How can India's economic policy or model after gaining independence be best described? देखिए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब कहीं ना कहीं हमारे पास उस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कि किस किस्म की इकोनॉमी बनाई जाए। क्या हम सोशलिस्टिक मॉडल लें, क्या हम कैपिटलिस्टिक मॉडल लें, क्या हम कॉमनवेल्थ मॉडल चूज करें जो यूके बेस्ड था, क्या हम कम्युनिस्ट बने जैसे रूस और चाइना थे, या हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्स बना के एक इंडियन मॉडल बनाए। तो उस वक्त के हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये फैसला लिया कि सोशलिस्टिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, जिसमें सारी कंपनीज वगैरह गवर्नमेंट चलाती है, और कैपिटलिस्टिक मॉडल वो होती है जिसमें प्राइवेट एंटिटीज सारी कंपनीज चलाती है। उस वक्त हमारे देश में इतने बड़े कंपनीज नहीं थे जितने आज है, बस 2-3 रहे होंगे जैसे टाटा और बिरला। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने क्या किया, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिक्स कर दिया और एक मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, और तकरीबन 1991 तक हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी बने रहे। हमने जितना फायदा हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी का लिया, और 91 में जब हम सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आए तब हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का प्रस्ताव उस यूनियन बजट में रखा जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और मैं आज भी मानता हूं कि उस बजट ने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। योर आंसर इज मिक्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 39. एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, यू रिकमेंड दैट लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज बी प्राइवेटाइज्ड। तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, आप उन्हें बेच दें, आप उन्हें प्राइवेट सेक्टर को चलाने दें। प्राइवेट सेक्टर उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर देगा, और ओवरऑल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पैसे चलते रहेंगे, इकोनॉमी बेनिफिट करेगी। ये सलाह आपने हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को दी। तो आप कौन सी सलाह दे रहे हो? आप जो सलाह दे रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड सपोर्ट योर एडवाइस? पहली सलाह, प्राइवेटाइजेशन विल क्रिएट अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमॉन्ग्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एब्सोल्युटली नॉट। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 3 काम करते हैं, बुरा ना माने, जोक की तरीके से आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लंच ब्रेक लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गॉसिप करते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैंडी क्रश खेलते हैं। ये 3 काम गवर्नमेंट वाले बेहद अच्छे तरीके से करते हैं।
तो गवर्नमेंट वालों को प्राइवेटाइजेशन की वजह से डर लगेगा, ना कि जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हायर एंड फायर पॉलिसी पे चलती है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा यही चाहती है कि उसके सारे एम्प्लॉयज हाईली एफिशिएंट और हाईली परफॉर्मिंग हो। The efficiency and quality of operations of inefficient companies will be improved in general on being taken over by the entities from the private sector. Of course, ये फायदा है प्राइवेटाइजेशन का। क्यों? क्योंकि जो एक एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर ला सकती है, वो अगर एक लॉस मेकिंग एंटिटी पर लागू की जाए तो वो लॉस मेकिंग एंटिटी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होकर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक गवर्नमेंट कंपनीज इज अ गारंटीड वे टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। ये एब्सोल्युटली गलत है। हो सकता है कि वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो एक सिक गवर्नमेंट एंटिटी में इन्वेस्ट कर गई हो, शायद वो भी डूब जाए, क्या पता वो सेक्टर ही ऐसा हो जिसमें तरा ना जा सके। क्वाइट पॉसिबल। प्राइवेटाइजेशन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन सक्सेस हासिल करने का एक तरीका है जिसमें एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस, कॉस्ट कंट्रोल, ओवरऑल इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें देखी जाती है, ये सारी चीजें लाई जाती है। लेकिन 100% प्राइवेटाइजेशन हमेशा आपको सक्सेस ही देके जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ नियम नहीं है। ऑल लॉस मेकिंग यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी प्राइवेटाइज्ड, एब्सोल्युटली नॉट। एक प्रस्ताव रखा जाता है कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हो, अगर गवर्नमेंट उन्हें टर्न अराउंड ना कर सके तो उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए। ये प्रस्ताव रखा जाता है, और ये प्रस्ताव जब रखा जाए कि एक लॉस मेकिंग एंटिटी को प्राइवेटाइज किया जाए, तो ये पब्लिकली ये प्रस्ताव रखा जाता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है एयर इंडिया। एयर इंडिया, जैसा कि आपने जाना होगा, आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपको पता हो तो, बहुत सारे लॉसेस में चल रही थी। इट वॉज वेरी वेरी लॉस मेकिंग। तो टेंडर्स इन्वाइट किए गए और टाटा वो टेंडर जीत गया, तो आज एयर इंडिया टाटा ग्रुप चला रहा है। Once private sector parties invest in former public sector undertakings, they intend to recover the investment profitably by ensuring creation of long-term sustainable business model. Higher flexibility, scope of innovation, cost saving, need for accountability and quality in production and the service system are all requisite of sustainable business model that private enterprises brings about. आपको प्राइवेटाइजेशन के जो बेनिफिट्स है वो सारे यहाँ पे रिवाइज हो गए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? हाई फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ इनोवेशन, कॉस्ट सेविंग, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये 5 बेनिफिट्स है प्राइवेटाइजेशन के। तो कल को कोई एमसीक्यू आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आपके पास आंसर है हाई फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ इनोवेशन, कॉस्ट सेविंग, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम एंड ओवरऑल एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन ऑपरेशंस। ये 6 बेनिफिट्स आपने प्राइवेटाइजेशन के अभी यहाँ पे सीख लिए हैं। Question number 40. What does a rising GDP indicate in relation to business conduciveness? इस पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले कि इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म और हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस होंगे अगर राइजिंग जीडीपी होगा तो। दूसरा, इंक्रीज्ड एबिलिटी टू कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट होगा अगर हाई जीडीपी होगा तो। इंक्रीज्ड इनकम लेवल्स होंगे अगर हाई जीडीपी होगा तो। इंक्रीज सेविंग्स होंगे अगर हाई जीडीपी होगा तो। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सारे के सारे ऑप्शन नंबर ए का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर जीडीपी हाई है तो कहीं ना कहीं देश में इनकम भी धीरे धीरे हाई हो रही है। हाई इनकम की वजह से सेविंग्स होंगी, सेविंग्स की वजह से इन्वेस्टमेंट होंगी, और अगर ये हुआ तो एक इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म आएगा, क्योंकि हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जीडीपी राइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए का एक हिस्सा है। An increased GDP is an accumulated effect of increased income which leads to increased savings and investment. On an overall basis, a high GDP does not lead only to increased income or increased investment or increased saving. No, a high GDP increases all of these 3 aspects, and it brings about a higher propensity to consume and spend, which is signified by a high demand. तो हाई जीडीपी का मतलब ओनली इंक्रीज्ड इनकम नहीं है, हाई जीडीपी का मतलब ओनली इंक्रीज सेविंग नहीं है,
हाई जीडीपी का मतलब ओनली इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाई जीडीपी का मतलब इन तीनों को मिला करके हाई डिमांड है, क्योंकि जब ये तीनों होंगे, तीनों कौन, बी सी और डी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में होगा दिल चाहे पैसा। हाँ, ये पैसा और वो पैसा कन्वर्ट होगा डिमांड में, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं तब आप चीजें खरीदते हैं, जिंदगी का मजा उठाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हाई हो जाता है राइजिंग जीडीपी की वजह से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और ये वो सारे क्वेश्चंस है जो हम आपके कॉमा और फुल स्टॉप में से चुन चुन के आपके मॉड्यूल में से खींच तान के लेके आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड इनहांसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को और आजादी और फ्रीडम और एम्पावरमेंट मिलती है? क्या वो लिबरलाइजेशन है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन है, क्या वो ओपन मार्केट रिफॉर्म्स है, या वो कैपिटलिज्म है? सबसे पहले कैपिटलिज्म एक किस्म का इकोनॉमिक पॉलिसी होता है, तो उसको हटा दीजिए। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ओपन मार्केट रिफॉर्म्स भी गलत है, क्योंकि ओपन मार्केट रिफॉर्म्स कंप्राइज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आर्ग्यूमेंट सीधी सीधी चल रही है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में। एक बात को अपने माइंड में अभी बांध लीजिए, प्राइवेटाइजेशन मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी लॉसेस में जा रही हो, अगर वो सिक हो, अगर उसकी हालत खराब हो, तो उसको प्राइवेट एंटिटीज को ऑफर किया जाता है जो उसमें अपनी कैपिटल लगा करके उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करे। और लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है वो सारे दरवाजे जो बंद थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनको खोल देता है। Liberalization creates an avenue for the private sector to invest their funds in all those industries and all those sectors and all those avenues which were priorly not allowed for investment for the private sector. They were controlled by the government. Liberalization is the systematic process of the enlargement and the enhancement of the freedom of the private sector by allowing the private sector to invest in all those industries, in all those sectors that were priorly disallowed for the private sector to invest in. Restriction imposed by the government included a reservation of a sizable number of industries for the public sector. मतलब क्या? काफी सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के लिए ही रखे गए थे, उसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं थी। Private sector was required to obtain licenses for capacity installation, augmentation, reservation of items for exclusive manufacturing in small scale industries. ये चीज आप देखेंगे गुरु नाम के मूवी में, क्योंकि धीरूभाई अंबानी को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स हुए थे और उन्होंने काफी सारे इनोवेटिव तरीके ला करके अपनी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो थी वो बढ़ाई थी। Seen from this perspective, liberalization is defined as the systematic process of enlargement and enhancement of the freedom of the private sector economy in the country. Liberalization की वजह से प्राइवेट सेक्टर वो सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहां पे पहले दरवाजे बंद थे। ये है लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉस मेकिंग गवर्नमेंट सेक्टर एंटिटीज को प्राइवेट कैपिटल और मैनेजमेंट दिया जाता है। इसमें कंफ्यूजन ना करें। वी हैव totally hammered this concept into your head with this very lengthy explanation. Question number 42. The list of industries solely reserved for the public sector used to cover 18 industries. Now they have been drastically reduced to 3 industries. What are these 3 industries? सवाल ये कहता है कि पहले 18 इंडस्ट्रीज थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट कर सकती थी, मतलब गवर्नमेंट ही इन 18 इंडस्ट्रीज को चला सकती थी। पर आज वो 18 इंडस्ट्रीज में से 15 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को ओपन की गई है लिबरलाइजेशन के माध्यम से। विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन दोज हैव बीन ओपनड अप फॉर द प्राइवेट सेक्टर। Which 3 industries today are not open for the private sector? Your options are atomic energy generation,
ऑयल एंड माइनिंग, minerals, defense aircrafts and warships, and oil. Industrial explosives, aerospace and electricity generation. Defense aircrafts and warships, atomic energy generation and railway transport. देखिए, समझिए, आज एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है. ऑयल में है, माइनिंग में है, मिनरल्स में है, डिफेंस एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स में नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में है, एरोस्पेस में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी है. लेकिन रेलवे भारत रेल ही चलाती है. एटॉमिक एनर्जी जनरेशन ओनली गवर्नमेंट इज डूइंग, और डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप अगर यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है तो वो फिलहाल गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर करती है. इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ थियरी क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड है, आपको इसको कहीं ना कहीं मेमोराइज करना पड़ेगा. तो कौन से वो 3 इंडस्ट्रीज है जिसमें आज तक भी प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकती? डिफेंस एयरक्राफ्ट्स एंड वॉरशिप्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. पहले 18 हुआ करता था, अब वो 3 हो गया है, मतलब 15 सेक्टर खुल गए हैं. इसको याद रखिए. ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है, अर्लियर देयर वर 18 इंडस्ट्रीज दैट वर completely reserved for the public sector. Now, how many of them have opened up? 15, 16, 17, 12. The answer is 15 have opened up because 3 continue to be locked down. 43. Trump and Dolphin are cellular service providers owned and managed by the government. Bharti Airtel, a private enterprise which provides cellular services, has displayed a meteoric rise and has captured the market, leading to Trump and Dolphin लूजिंग मेजर चंक्स ऑफ देयर मार्केट शेयर. 2 सरकारी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर्स थे, ट्रम्प और डॉल्फिन. भारतीय एयरटेल के आगमन की वजह से भारतीय एयरटेल को इतना ग्रोथ मिला, इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि ट्रम्प और डॉल्फिन का मार्केट शेयर भी भारतीय एयरटेल खाने लग गई. इस केस में जो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? क्या वो डेलीगेशन से हो रहा है? क्या वो डाइवेस्टमेंट से हो रहा है? क्या वो डिस्प्लेसमेंट से हो रहा है? क्या वो डिसइन्वेस्टमेंट से हो रहा है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान दीजिए. डेलीगेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ही एक इंडस्ट्री को एक दूसरे कंपनी को काम देती है. यहाँ पे गवर्नमेंट ने भारतीय एयरटेल को कोई काम नहीं दिया, भारतीय एयरटेल अपने आप से आई है और काम कमा रही है. डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टुकड़ों टुकड़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कम करते जाती है. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होती है? गवर्नमेंट एक झटके में अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देती है. और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जो लीडर है आप अभी उसको हरा के, उसको हटा के आप लीडर बन रहे हो. और भारतीय एयरटेल इस एग्जांपल में बिल्कुल यही कर रहा है कि जो करंट लीडर्स है फिलहाल ट्रम्प और डॉल्फिन, उनके मार्केट शेयर पे कब्जा करके उन्हें मार्केट से डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उन्हें मार्केट से हटा करके खुद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है. इसलिए इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डेलीगेशन, ना कि डाइवेस्टमेंट. डाइवेस्टमेंट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में गवर्नमेंट बेचती है. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एक झटके में गवर्नमेंट अपना कंपनी बेच देती है. डाइवेस्टमेंट टुकड़े टुकड़े, डिसइन्वेस्टमेंट एक झटका, डेलीगेशन मतलब अपना काम किसी और को देना, और डिस्प्लेसमेंट मतलब करंट मार्केट लीडर को हटा करके खुद मार्केट लीडर बनना. अंडर डिस्प्लेसमेंट अ प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी. Deregulation facilitates privatization if it enables private sector to challenge a government monopoly. Deregulation मतलब क्या? कायदे कम करना, कायदे फेवरेबल करना, कायदे की वजह से प्राइवेट सेक्टर को रुका के जो रखा गया है उसको छूट देना. The government monopoly through BSNL and MTNL was displaced by the private sector. और ट्रम्प और डॉल्फिन जो थे वो BSNL, MTNL के ही बच्चे थे जिनको भारतीय एयरटेल ने अपने सर्विसेज से हरा दिया. तो ये है डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स जनरली डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं. याद रखिए, डाइवेस्टमेंट मतलब टुकड़ा टुकड़ा. डाइवेस्टमेंट occurs when government surrenders partial ownership and responsibility and sells the majority stake to one or more players over a period of time. और डिसइन्वेस्टमेंट इज वन शॉट, एक झटके में वो बेच करके गवर्नमेंट जो है अपनी कैपिटल को बेच करके एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेती है, वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 44, अगेन अ थियरी क्वेश्चन. इसमें आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है. अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मार्गरेट थैचर, जो यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, कौन से सेक्टर्स उन्होंने प्राइवेटाइज किए? एटॉमिक एनर्जी, रेल्स और मीडिया,
coal mines, national healthcare education, school education, industrial explosives, electricity generation, arms and ammunition, aviation, drugs and pharma, oil and mining. तो देखिए, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने कोल माइंस को अपने कंट्रोल में लिया, क्योंकि यूके में कोल माइंस काफ़ी सारी है। एनएचएस, जिसको वहाँ का नेशनल हेल्थ केयर बोलते हैं, उसको उसने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ केयर सारे यूके सिटीजन्स को मिले। और स्कूल एजुकेशन को भी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से बेटर एजुकेशन मिले। तो कोल को बेटर यूज़ करने के लिए, हेल्थ केयर को बेटर प्रोवाइड करने के लिए और एजुकेशन को बेटर प्रोवाइड करने के लिए मार्गरेट थैचर ने वो जो पब्लिक एंटिटीज़ वहाँ पे थे उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन अप कर दिया। Privatization as a strategy was experimented in the Western world a decade earlier than it was experimented in India. India, as a matter of fact, has seen the world around her. किसने क्या गलतियां की, किसको क्या सक्सेस मिला और वो सक्सेस क्या इंडिया में एम्यूलेट हो सकता है, इस बेसिस पर चुन चुन के हिंदुस्तान ने कदम रखे हैं और आज वी आर अ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग ब्यूटीफुल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 45, गुड क्वेश्चन। ये है डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट की जंग। देखिए आपको आंसर आप कर पाते हो क्या। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड is a government owned company, HPCL, very famous government owned company. 100% of its share capital is held by the government. Now the government decides to sell 60% of this share capital to Reliance India Limited, a private sector energy company. Which of the following best describes this arrangement? Is it a delegation? Is it a divestment? Is it a displacement? Or is it a disinvestment? The answer is a disinvestment. Why? क्योंकि एक झटके में HPCL ने अपने 60% रिलायंस को बेच के अपने आप को रिलायंस की सब्सिडरी बना लिया है। आज HPCL का मालिक रिलायंस है क्योंकि रिलायंस के पास उसके 60% ऑफ द शेयर्स है, जिसकी वजह से रिलायंस उसका मालिक बन जाता है। आप बोलोगे नहीं नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में पूरा 100 देना चाहिए। नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में ओनरशिप देनी चाहिए। 5% दिया होता तो वो डाइवेस्टमेंट होती। 5 का 10 बनता, 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 30, 35, 40, 45, so on and so forth। लेकिन यहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक झटके में 60% निकाल के रिलायंस को दे दिया, जिसकी वजह से एक झटके में HPCL आज रिलायंस की सब्सिडरी बन गई। Here it is expected that the students will get confused between the options of divestment and disinvestment. Divestment occurs when government surrenders partial ownership, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, यहाँ पे तो पूरा घर ही बेच दिया भैया, टुकड़े टुकड़े, partial ownership and responsibility, and sells the majority stake to one or more private entities in the course of time. Here the question does not mention that the majority stake is passing to Reliance over a period of time. Rather it appears to be happening in one shot, एक टाइम पे 60%. Disinvestment on the other hand is when government sells a portion of ownership in to private parties. Hence the case is that of disinvestment. It is not a case of divestment. Delegation का तो सवाल ही नहीं उठता। HPCL अपना कोई काम रिलायंस को नहीं दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट का भी सवाल नहीं उठ रहा। रिलायंस को HPCL का मार्केट नहीं खा रहा है। रिलायंस HPCL को खरीद रहा है एक झटके में। जो गवर्नमेंट कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, Janata Rice Mills Public Limited is a government-owned institution that is going to be privatized. Under the strategy of privatizing this company, government will keep the responsibility of distribution of processed rice to the public. मतलब चावल गवर्नमेंट पब्लिक को बांटेगी और प्राइवेट एंटरप्राइज नेम दावत बासमती will handle the processing of paddy into rice grain. मतलब चावल की खेती से लेकर के चावल के दाने को, चावल मतलब चावल को जो पैडी होती है उसको चावल का दाना प्रोसेस करके बनाना, ये काम दावत बासमती को पूरी तरीके से दिया गया है। ये कौन सी अरेंजमेंट है? देखिए यहाँ पे दावत बासमती तो जनता राइस मिल्स को डिस्प्लेस नहीं कर रही है, ना कि जनता राइस मिल्स का कोई एक इक्विटी का हिस्सा 5% हो, 10% हो, 15% हो, टुकड़ों टुकड़ों में इट इज नॉट गेटिंग सोल्ड टू दावत बासमती. Neither is Janata Rice Mill is getting sold to Dawat Basmati in one shot. Janata Rice Mills, one of the major functions of growing the rice is being given to Dawat Basmati. Therefore, it is nothing but a delegation. It is not a divestment because it is not a tukda tukda. It is not a disinvestment because it is not a ek jhatke ka kaam. And it is not at all a displacement because Dawat Basmati is not displacing Janata Rice Mills from the market at all.
Please understand this explanation. It is very, very important. Question number 47. How does a moderate currency exchange rate stimulate the business? देखिए moderate currency exchange rate में क्या होगा, अगर imports are at higher in price, so promoting production and consumption of locally produced goods. Exports are able to be sold at competitive prices internationally. क्या होगा इसकी वजह से? Import में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, exports मतलब exports में फायदा होगा, लेकिन अगर imports करने पड़ गए तो उन imports में हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है. एक्सपोर्ट्स का फायदा तो कमाइए, लेकिन इंपोर्ट भी तो हमारे देश को करना पड़ता है. टुडे वी आर एन इंपोर्टिंग इकोनॉमी. नो मैटर व्हाट यू से, वी डू इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड. एंड व्हाट इज इट दैट वी इंपोर्ट? पेट्रोलियम क्रूड that drives our economy today, and we have to import it. So foreign exchange rates play a huge role in this particular importing. अगर डॉलर ज़्यादा हुआ रेट में तो ज़्यादा रुपया जाता है क्रूड ऑयल खरीदने में. इसीलिए मॉडरेट एक्सचेंज पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल. जिसमें ऐसा ना हो कि इतना हाई एक्सचेंज रेट की ओनली एक्सपोर्ट करने वाले लोग ही पैसा कमाए और इंपोर्ट करने वाले लोग बेचारे लॉस में मर जाए. इंडिया में एक ही ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे एक्सपोर्ट करता रहता है, वो है आईटीआईटीएस सेक्टर. तो आईटीआईटीएस सेक्टर को होने दीजिए फायदा, लेकिन दूसरे सेक्टर जो इंपोर्ट करते भैया उनको भी तो थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि अगर रुपया बाहर गया और डॉलर स्ट्रांग रहा तो ज़्यादा रुपया बाहर जाएगा, देश का नुकसान होगा. इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट मॉडरेट होना जरूरी है. Question 48. Identify the false statement from the ones below. Fiscal policy focuses on government income and expenditure. Absolutely right. Economic policies aim to stimulate only the supply side of the economy. अरे ऐसा कैसा? Supply side is the right hand. What about the left hand? That is the demand side. Economic policies have to stimulate both. Suppliers मतलब आपके sellers खुश है, लेकिन seller खुश तब होगा जब buyer खुश होगा, क्योंकि there is always an equilibrium between demand and supply. Therefore, economic policies have to aim to stimulate both demand and the supply side. Option number B is false. Option number C, monetary policies focus on the supply of money and interest rate. Absolutely, monetary policies is driven by interest rates and money supply. Higher interest rate signifies lower investment. 200,000% correct. High interest rate, low investment is going to be there. High investment, interest rate has to go low. Remember, interest rate high, investment कम. इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट को कम होना पड़ेगा. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई है. इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एम टू सिमुलेट ओनली द सप्लाई साइड इज द रॉन्ग आंसर. इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव टू लर्न टू सिमुलेट बोथ द डिमांड एज वेल एज द सप्लाई, तभी जाकर के इकोनॉमी बैलेंस आउट होगी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट एन ईजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. सदियों से जो मैं चिल्ला रहा हूं वो आपके सामने है. टैक्स रेट क्या होना चाहिए यार? लोअर द बेटर. जीडीपी क्या होना चाहिए यार? हायर द बेटर. और इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए यार? मॉडरेटली हायर द बेटर. लेकिन याद रखिए, टैक्स रेट इज ए जाना चाहिए 3 के साथ, जीडीपी इज बी, वो जाना चाहिए 1 के साथ, और इन्फ्लेशन इज सी, वो जाना चाहिए 2 के साथ. सो A3B1C2 ये आपका ऑप्शन होगा एग्जाम में. भले आपको आंसर अच्छे से आता हो, इसको एक्चुअली पेंसिल के साथ ऐसे मार्क कीजिए, और इन हरी जो 1 मार्क आपको मिलने वाला है उसको -0.25 में कन्वर्ट मत कीजिए. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद सच मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. घाई गड़बड़ में कहीं ना कहीं बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं. बी केयरफुल ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 एंड द बिग क्वेश्चन. मैच विच एवर इज राइट. प्रोटेक्टिव पॉलिसी क्या होती है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होती है? रेगुलेटरी पॉलिसी क्या होती है? और फैसिलिटेटिव पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसीज दैट एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेस सो दैट दे मे सस्टेन देमसेल्व्स एंड ग्रो. पॉलिसीज टू कर्ब ऑन बिजनेस सो दैट दे बिकम detrimental to public and government at large. Restrictive क्या होता है? Regulatory क्या होता है? So on and so forth. Your options are there with you on the screen, and your right answer is 1A, 2C, 3E and 4G. With this we come to an end of our BCK discussion.
Protective policies are those that aim to provide protection. Restrictive policies are those that put a curb on, the business policies that are detrimental to the interest of the consumers. Regulatory policies are those that aim in putting in place an institutional setup to make sure that there are laws and regulations. And facilitative policies are those that make sure that there are facilities available for certain classes of companies, certain industries, and certain sectors. So sectors like micro, small, and medium enterprises, when they have the Micro, Small, and Medium Enterprises Act, it is an example of facilitation. National Skill Development Corporation is another facilitation. So you have to keep this in mind. Protective policies for protection of business rights, restrictive to protect the consumers' rights, regulatory to bring about laws and regulations, and facilitatives to make sure that all the sectors that need help and support from the government are growing. With this, we come to the end of chapter number 4 of BCK. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एपेक्स एकेडमिक्स. जैसा कि आपने देखा है, वी आर कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. एक भी कॉमा एंड फुल स्टॉप आपके चैप्टर का नहीं हम छोड़ने वाले. इस तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे कि हम आपको वादा देते हैं कि BCK में आपको 40 में से 35 प्लस तो मिल ही जाएगा. द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन चैप्टर नंबर 5, organizations facilitating business. We are going to make sure that we complete your chapter number 5 preparation also absolutely thoroughly. And with this, we come to the end of our discussion. We are very, very thankful for your time, patience, and attention. And I hope that you will subscribe. You will send this video across to all of the people who are giving the CA Foundation. Thank you so much for your time, patience, and attention. Best of luck. Follow us on Instagram, follow us on YouTube. Our WhatsApp number is available for any doubts. 24/7 support is available. Our Telegram is also active for all notes. We are available for you throughout. Best of luck.